कहानी आज के टाइम से 3 साल पहले से शुरू होती है, जहां एक आइलैंड पे बहुत से धमाके हो रहे थे। पर इन सब का जो भी कारण था, उसमें वहां की आर्मी चाह के भी उसे रोकने से डर रही थी, क्योंकि उनके हथियार उन चीज़ों को रोकने के लिए काफ़ी नहीं, वो सिर्फ हंटर्स ही कर सकते थे। तभी हम मैजिकल हथियारों के साथ हंटर्स को देखते हैं, जो कि अजीब चीज़ों जैसे कि मॉन्स्टर जो चींटी की तरह लग रही थी, उन्हें रोकने में लगे थे। पर इन हंटर्स की रैंक काफ़ी कम थी, तो कितना भी कोशिश कर रहे थे पर काफ़ी नहीं था। तभी जब मामला हद से आगे बढ़ जाता है और एक हंटर को जैसे ही एक मॉन्स्टर मारने वाली थी, तभी वहां उसे बचाने एस रैंक हंटर्स आ जाते हैं, जिनमें से एक हीलर पावर के साथ था, जो कि कुछ ही पलों में उस लो रैंक वाले हंटर के घाव सही कर देता है। और बाकी 2 एस रैंक हंटर्स के पास थंडर और ब्रूट स्ट्रेंथ की पावर थी, जो कि बिना रुके एक के बाद एक मॉन्स्टर की धज्जियां उड़ाने में लगे थे। पर तभी अचानक से एक उन नॉर्मल रेड मॉन्स्टर्स की जगह पर उनसे ज़्यादा पावरफुल मॉन्स्टर आ जाती है। एस रैंक हंटर्स को लगता है कि शायद ये क्वीन मॉन्स्टर है, और वो दोनों एस रैंक थंडर और ब्रूट स्ट्रेंथ पावर वाले हंटर उसको भी मारने में लग गए थे। और तभी दोनों अपने पावर के कॉम्बिनेशन से उसे मार देते हैं। पर मुसीबत ख़त्म होने की जगह और बढ़ जाती है, और वहाँ उसी जैसी जो क्वीन मॉन्स्टर समझ रहे थे, उसके जैसे और भी मॉन्स्टर की सेना आ जाती है। लगता है वो क्वीन नहीं थी, पर इतनी बड़ी आर्मी भी इन एस रैंक हंटर्स के लिए कुछ नहीं थी। और वो दोनों हंटर्स अपनी मैक्सिमम पावर दिखाते हैं, और वहाँ के आसपास की जगह का मंजर ही बदल चुका था, जो कि शायद सिग्नल था दूसरी टीम को कि यहाँ सब कुछ कंट्रोल में है। और तभी दूसरी जगह पर एक बंदा जो कि चश्मा लगाए खड़ा था, जिसका नाम मिस्टर चोई था, वो अपनी फायर पावर से उनके सामने खड़ी रेड मॉन्स्टर्स पे अटैक करता है, जिससे वो रेड वाली तो जल जाती हैं, पर वाइट वाली आ रही थी। लेकिन उससे लड़ने के लिए वो अपनी सारी पूरी हंटर्स की सेना को भेज देता है। और अब हमारी कहानी शुरू होती है। ये बात कुछ दशक पहले की है। एक ऐसा पोर्टल अचानक से खुल गया, जो कि 2 अलग अलग दुनियाओं को जोड़ता था, और उस दूसरी डायमेंशन में बहुत से अलग अलग तरीके के मॉन्स्टर और मैजिकल बीस्ट रहते थे। नॉर्मल हथियार उनके लिए किसी काम के नहीं थे। हथियार जिनमें खास खूबी थी, वो ही उस पर असर करते थे, जिन्हें यूज करने वाले को हम हंटर्स कहते हैं। और उन हंटर्स की जैसी भी मैजिकल पावर्स थी, उन्हीं के बेस पर उन्हें रैंक दी गई थी। एस रैंक, ए रैंक, बी रैंक, सी रैंक, डी रैंक और ई रैंक। और सबसे कम रैंक हमारे हीरो की ही थी। लेकिन अगर एक बार ये पावर्स एक्टिवेट हो जाती हैं अगर किसी इंसान में, तो इनकी रैंक बदली नहीं जा सकती, चाहे कितनी भी कोशिश करें। मतलब जो जिसकी रैंक है वो उसी की रहेगी। अब 3 साल बाद आज का दिन, एक कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग जैसी जगह पर एक पोर्टल खुला हुआ था, जिसके अंदर रेड मिशन करने के लिए काफी अलग अलग पावर्स वाले हंटर्स अपने हथियारों के साथ जमा हुए थे। तभी एक किम नाम का हंटर पार्क नाम के हंटर से बात करता है, जिसकी वाइफ दूसरे बच्चे से प्रेग्नेंट थी, और इसीलिए वो शायद यहाँ इस मिशन से कुछ पैसे कमाने आया था। लेकिन उसे डर था कि इन जैसे पावरफुल हंटर्स के होते हुए वो ज़्यादा कमा नहीं पाएगा। और तभी वहाँ के लोगों में हलचल होना स्टार्ट हो जाती है, सुंग नाम के एक हंटर के आने की वजह से। सभी हंटर्स उसे हाय हेलो कैसे हो कर रहे थे, जिसे देखकर पार्क किम से पूछता है, ये कोई बहुत ताकतवर हंटर है क्या, जो इसे सब सलाम कर रहे हैं। तो इस बात पर किम की हंसी निकल जाती है कि इसका बिल्कुल उल्टा है। ये लड़का तुम्हारे जाने के बाद ज्वाइन किया था, और इसका निकनेम है इस सदी का सबसे कमजोर हंटर। और ये तो एक ई रैंक मिशन में भी घायल हो गया था और कई हफ्तों तक हॉस्पिटल में था। तो इसका यहाँ होने का मतलब है कि ये मिशन बहुत ही आसान होने वाला है। लेकिन ये सब उससे कहना मत, अच्छा नहीं लगता ना। लेकिन सुंग ये सब कुछ साफ साफ सुन पा रहा था, लेकिन जो सब कह रहे थे वो कहीं ना कहीं वो मानता भी था, जिसे वो बदल नहीं सकता। तभी वहाँ उसकी सबसे ज़्यादा केयर करने वाली दोस्त जुनही आ जाती है, जो उसकी चोट देखकर उसका हाल पूछती है। पर सुंग बस नॉर्मल एक्ट कर रहा था कि सब ठीक है, और वो सुंग को अपना ख्याल रखने के लिए बोलती है। फिर वो दोनों बैठकर बात करते हैं। जुनही बोलती है, सुना तुम हॉस्पिटल में थे। सुंग का जवाब निराशा और लूजर वाला ही साउंड कर रहा था कि हाँ, मैं अकेला ही था जो ई रैंक मिशन में भी घायल हुआ। जुनही पूछती है, कोई हीलर नहीं था टीम में? तो वो बोलता है, मिशन में बाकी लोग इतने ज़्यादा ताकतवर थे कि उन्हें हीलर की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। पर जुनही को ये गलत लगता है कि किसी को तो ज़रूरत हो सकती थी ना। सुंग बोलता है, कोई बात नहीं, मैं ही सबसे कमज़ोर हूँ, और ये बात तुम भी जानती हो, और मुझे इसकी आदत हो गई है। लगता है हमें कोई बुला रहा है, हमें जाना चाहिए। तभी पूरी टीम इकट्ठी होती है, जिसका टीम लीडर सॉन्ग अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है, और सभी लोग खुश थे क्योंकि वो सबसे हाईएस्ट रैंक वाला इन सब में से था। और तभी वो लोग पोर्टल के अंदर जाना शुरू करते हैं। किम सुंग को साथ में रहने के लिए ही बोलता है।
तभी सुंग अपनी छोटी सी चाकू जिसमें थोड़ा सा जादू था उसे देखकर निराश होता है, क्योंकि जितनी उसकी कमाई थी उसी से वो यही अफोर्ड कर सकता था। लेकिन फिर भी कुछ ना होने से तो कुछ बेहतर था और वो हिम्मत करके अंदर चला जाता है। उतने ही समय में हम प्रेसिडेंट गो को देखते हैं, जिसका असिस्टेंट उससे आज की मीटिंग के बारे में पूछता है कि मीटिंग कैसी रही, जो कि सरकार के साथ ही थी। लेकिन प्रेसिडेंट गो बताते हैं कि उनकी बस एक ही बात है कि डंजियन को तोड़ो और जितना भी हो सके उतना सामान सप्लाई करो उन डंजियन से। हालांकि उनकी इन मांगों में कुछ गलत भी नहीं है, हमें ये सामान बेचकर अपना घर चलाते हैं। जैसे ये क्रिस्टल जो कि एक स्लेन मैजिक बीस्ट से मिलता है, जिन्हें मैजिक जेम्स बोलते हैं, इन्हें पैसों के लिए बेचा जाता है। तभी हम सुंग के हाथ में भी एक क्रिस्टल को देखते हैं जो कि उसे एक मॉन्स्टर मार के मिला था, जो कि उसका पहला क्रिस्टल था। पर तभी उस पर एक गॉब्लिन जैसा मॉन्स्टर अटैक करता है और वो सुंग के ऊपर काफी ज्यादा हावी हो रहा था। और जैसे ही वो मॉन्स्टर सुंग की छोटा सा चाकू तोड़ता है, वो तुरंत उसके पेट में अपनी तलवार घुसा देता है। लेकिन तभी मौका देखकर पार्क उस मॉन्स्टर को मार देता है। लेकिन सुंग बहुत ज्यादा घायल हो गया था और जल्दी से जुनही उसे हील करना स्टार्ट कर देती है। लेकिन हील होते वक्त सुंग को अपनी कमजोरी दूसरों को लड़ते हुए देखकर फील हो रही थी। प्रेसिडेंट गो बताते हैं जो जेम्स मैजिक बीस्ट से मिलते हैं और जितने भी पावरफुल जेम्स हैं उनसे उतने ही पावरफुल वेपन्स बनाए जा सकते हैं और उनसे बहुत सारे पावरफुल मैजिक बीस्ट भी हराए जा सकते हैं। और ये जो माना क्रिस्टल डंजियन से निकलते हैं वो भी वेपन्स की तरह यूज तो किए जा सकते हैं, हालांकि इनका उतना असर नहीं होता। लेकिन सरकार की जरूरत है कि वो इनसे एक नई तरीके की एनर्जी बनाने में यूज करना चाहते हैं। ये न्यूक्लियर पावर से ज्यादा सेफ है, तो ये एक आइडियल टाइप बन जाता है ग्रीन एनर्जी का। और सरकार बस कोई ना कोई रास्ता ढूंढ रही है इनसे बिजली बनाने का। और जबकि ये हंटर्स की हेल्प से निकाले जा सकते हैं, तो हंटर्स भी हमारे लिए बहुत ज्यादा कीमती हो गए हैं। और जब तक ये बात चल रही थी, उधर किम और उनकी टीम उस डंजियन के बॉस को हरा चुकी थी। लेकिन जब तक सुंग हील हो रहा था सब कुछ खत्म हो चुका था। लेकिन जुनही गुस्से में सुंग से पूछती है कि तुम्हें हंटर्स बनना खुद सिलेक्ट किया था या फिर किसी और ने करवाया था, क्योंकि किसी दिन तुम्हें कुछ हो जाएगा अगर ऐसा ही चलता रहा तो। और सिर्फ तुम्हारा पेट ही नहीं बल्कि पूरी बॉडी में कई सारी छोटी छोटी चोटें लगी हुई हैं। सुंग माफी मांगता है पर जुनही चिल्लाती है कि मुझे सॉरी नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारी फिक्र होती है। सुंग देखता है कि टीम के सभी लोग अपने क्रिस्टल जमा कर रहे हैं, पर उन्हें शायद कोई माना जेम्स नहीं मिला था, मतलब कुछ खास पैसा नहीं कमा पाएंगे। लेकिन सुंग के हाथ तो बस एक ई रैंक वाला जेम मिल पाया था और तब तक सब खत्म हो चुका था, जिसके लिए अपनी जान पर दांव लगाना वर्थ नहीं था। और ये निराशा सुंग को कहीं ना कहीं खाए जा रही थी, पर जुनही तो बस उसे देखकर चिंता कर रही थी। तभी टीम का एक आदमी सबको अपनी तरफ बुलाता है और एक दूसरी गुफा दिखाता है, मतलब डबल डंजियन, जो कि अक्सर होता तो नहीं, लेकिन इसके बारे में बस अफवाहें सुनी गई थी। पर एक बात ये भी थी कि इस डंजियन के बॉस के मरते हुए ही इस डंजियन को बंद हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, जिससे कुछ लोग काफी अजीब तरीके से डर रहे थे। पर पार्क और किम जैसे लोगों को उनका लालच अंदर जाने को कह रहा था। तभी टीम लीडर सोंग बोलता है, अक्सर ऐसी सिचुएशन में हम हंटर एसोसिएशन को रिपोर्ट करते हैं और फिर उनकी इंस्ट्रक्शन का पालन। पर पार्क और किम का पॉइंट ये था कि कुछ एक्स्ट्रा पैसे कमाने में क्या ही जाता है, वैसे भी ये डी रैंक मिशन है और माना क्रिस्टल अभी तक मिले नहीं है, शायद वो इस दूसरे डंजियन में हो। तो ये बात टीम लीडर को कहीं ना कहीं सही लगती है, पर फिर भी वो ये डिसीजन टीम की वोटिंग पर छोड़ता है, जिसमें 6 वोट अंदर जाने के लिए पड़ते हैं और 6 वोट ना जाने के लिए। और एक वोट जो सुंग का रह गया था वो डिसाइड करेगा कि अंदर जाएंगे या नहीं। सुंग सोच में पड़ जाता है कि माना ये डी रैंक मिशन है, पर मेरे लिए तो खतरनाक है, लेकिन मेरे पापा गायब हो गए हैं, मैं अपने परिवार का अकेला कमाने वाला हूँ, माँ हॉस्पिटल में है और बहन की पढ़ाई, तो मुझे पैसा चाहिए और हम अंदर जाएंगे। तभी सीन एक हॉस्पिटल पे आता है जहाँ ये चेक हो रहा था कि आप किस रैंक के हंटर हो, और बाहर आते ही उन्हें कोई ना कोई अच्छी रैंक का जान के अपनी कंपनी में भर्ती कर रहा था। तभी हम एक बंदे को उसी मिस्टर चोइस से बात करते हुए सुनते हैं, जो कि 3 साल पहले मॉन्स्टर से लड़ने वाली टीम को लीड कर रहा था, और वो बिना जेंडर एज के परवाह किए जो भी अच्छे टैलेंट का है उसे भर्ती रहने का ऑर्डर देता है। लेकिन अभी तक उसे अपनी एसोसिएशन में चाहीन से ज्यादा ताकतवर कोई हंटर मिला नहीं था। तभी 2 चोर स्कूटी से एक लड़की का बैग लेके भागते हैं और अचानक से उनके रास्ते में एक लड़की खड़ी हो जाती है।
वो उसे हटने को बोलते हैं, पर वो लड़की बड़ी खूबसूरती और स्टाइल से जंप करके उनके हाथ से बैग छीन लेती है, जिसकी वजह से उनकी स्कूटी डिसबैलेंस होकर गिर जाती है और हमारी हीरोइन स्टाइल में अपनी कैप उठा लेती है। और इतनी ही देर में जिसका बैग था वो लड़की उसे थैंक यू बोलती है। लेकिन वो कोई नॉर्मल लड़की नहीं थी, काफी ज्यादा पॉपुलर एस रैंक हंटर चाहीन थी। और इतना देखकर वहां पर उसके चाहने वाले उसे घेर लेते हैं, जिनसे बचने के लिए वो वहां से जंप करके बिल्डिंग के ऊपर से निकल जाती है। फिर हम टीम को अंदर उसी गुफा में जाते हुए देखते हैं और लगभग उन्हें 40 मिनट हो गए थे चलते हुए और अगले 20 मिनट में वो डंजियन खुद ब खुद बंद होने वाला था। तभी चलते हुए सॉन्ग जुनही से फिर से सॉरी बोलता है, क्योंकि वो काफी ज्यादा शांत थी, शायद गुस्से में थी कि उसकी वोट की वजह से उन सबको अंदर जाना पड़ रहा था। पर वो मना करती है कि ऐसा नहीं है। जब सुंग उससे फिर से पूछता है कि सच में नहीं है, तो जुनही चिल्लाती है, हाँ मैं हूँ गुस्सा, तुम्हें दिखता नहीं, भूल गए? अगर तुम्हें थोड़े ऊपर चाकू लगा होता तो मर सकते थे। मैं बहुत दिक्कत से मैनेज कर पा रही हूँ तुम्हें हील करने में। तुम पागल हो क्या? दिमाग नहीं है क्या? बताओ। पर फिर से सुंग सॉरी बोलता है और थैंक यू बोलता है कि तुम्हारी जैसी बी रैंक हीलर की वजह से वो हर बार बच जाता है। जुनही बोलती है, क्या तुम सच में सॉरी हो? सुंग बोलता है कि हाँ। तो जुनही शर्मा के बोलती है, तो अगर सच में सॉरी हो तो मुझे किसी दिन खाने पे ले चलो। और ये सुनकर सुंग काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। जुनही बोलती है, क्या हुआ, तुम मेरे साथ खाना नहीं खाना चाहते? पर तभी उनकी टीम को एक बड़ा सा दरवाजा मिलता है, जिसे देखकर कुछ लोग डर रहे थे, तो कुछ अंदर जाने के लिए दरवाजा खोलने को बढ़ते हैं। तभी हम हंटर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट गो गुन ही को फिर से एक स्पीच देते हुए देखते हैं, जो कि वो होने वाले नए हंटर्स को दे रहे थे। पोर्टल लगभग 10 साल से भी ज्यादा टाइम हो गया है तब से खुला हुआ है, जहां आज भी कई अनसुलझी और मिस्टीरियस डंजियन हैं। तो हंटर्स बनना एक जानलेवा प्रोफेशन बन चुका है। मिशन पूरा हो गया पर फिर भी सतर्क रहना पड़ता है। अपना गुस्सा और अपना फियर कम मत करो, क्योंकि यही तुम्हें बचा सकता है। और उधर गुफा के अंदर वो दरवाजा उन लोगों ने खोल दिया था। दरवाजा खुलते ही वहां की मशाल अपने आप जलने लगती है और वो लोग अंदर जाके देखते हैं तो बड़ी बड़ी स्टैचू बनी हुई थी, लगभग हजारों साल पुरानी लग रही थी, जिनमें से कुछ के हाथों में गाने बजाने के इंस्ट्रूमेंट पकड़े हुए थे। पर सुंग जिसको देखता है वो एक सिंहासन पे बैठा था, जो कि उन सब में से सबसे ज्यादा बड़ा था। लेकिन उन्हें वहां किसी मॉन्स्टर या बीस्ट की आहट नहीं सुनाई देती और दिख भी नहीं रहा था। तभी लीडर सॉन्ग को जमीन पर मैजिक सर्कल बने हुए दिखते हैं और एक आदमी के दिखाने पर कुछ पुरानी भाषा में एक स्लेट पर लिखा हुआ था कुछ नियम जो इस कार्टेनॉन मंदिर के थे। पहला नियम भगवान की पूजा, दूसरा नियम भगवान की रिस्पेक्ट। और तभी जुनही घबराते हुए सुंग से बोलती है कि यहाँ देखो। तीसरा नियम था भगवान पर भरोसा। सुंग पीछे मुड़ता है। जुनही बताती है कि इस बड़ी वाली स्टैचू ने अभी अभी अपनी आंखें हिलाई। और चौथा नियम था कि जो भी ये सब नहीं मानेगा। सुंग बोलता है, शायद तुमने कुछ गलत देखा होगा, वो ये जगह छोड़कर नहीं जा सकता, वो भी जिंदा। और तभी उस जगह के दरवाजा बंद हो जाता है। ये सब देखकर लोग डरते हैं और उनमें से एक बंदा जल्दी से डरकर दरवाजे की तरफ बढ़ता है और ये कहता है कि बोला था ये डंजियन को हल्के में मत लो, अब देखो फंस गए ना। पर जाते हुए जैसे ही दरवाजे तक पहुंचता है और टीचर सॉन्ग उसे रोक पाता, तब तक दरवाजे के पास खड़ा स्टैचू अपने हथियार से उसके शरीर के 2 टुकड़े कर देता है और वापस अपनी जगह पर खड़ा हो जाता है। लेकिन इतने में सबकी हालत खराब हो चुकी थी, लोग चिल्ला रहे थे और सुंग तो बस ये सोच रहा था कि ये अभी जो मरा वो किस रैंक का था, डी रैंक शायद, तो मुझसे तो बहुत ज्यादा ताकतवर था। अगर उसका ये हाल हुआ है, वो भी पलक झपकते, तो ये डी रैंक डंजियन नहीं हो सकता। और इस तरीके के मॉन्स्टर मैंने कभी नहीं देखे, तो मेरे जैसे ई रैंक का क्या होगा। और अगर एक स्टैचू हिला है तो सुंग जुनही की बात को याद करके पीछे वाली स्टैचू की आंखों को देखता है और उसका डर हकीकत में बदलने वाला था। और ये वो इसलिए जानता था क्योंकि वो काफी जीने मरने की सिचुएशन देख चुका था। पहले रेड में वो अपनी टीम से अलग हो गया था और उस पर हमला भी हो गया था। और दूसरे ई रैंक में वो मैजिक बीस्ट से घायल होकर कई हफ्तों तक हॉस्पिटलाइज रहा था। कभी तो किसी भूल भुलैया में फंसकर भुखमरी देखी थी और एक लो रैंक डंजियन भी उसके लिए जीने मरने वाली बात थी। हंटर अपना पैसा अच्छे हथियार पर इन्वेस्ट करते हैं, जो भी कमाते थे उससे, जिससे वे और ज्यादा ताकतवर मॉन्स्टर्स को हरा सकते थे और बहुत से बड़े इनाम पाते थे। लेकिन मेरे पास इन छोटे से चाकू के अलावा कुछ नहीं था और अगर ये गया तो हाथ से ही लड़ना पड़ेगा, जिससे उसके पास कभी कभी ढंग के कपड़े और जूते भी नहीं बचते थे। और ये चलता रहता था, लेकिन वो फिर भी नहीं रुकता था और कोई ना कोई जरिया ढूंढ लेता था। और इससे वो उन चीज़ों को भी नोटिस करता था जो अक्सर लोग देखते नहीं, और इसीलिए उसे ये पता था। सुंग तभी सबको नीचे झुकने का बोलता है
और तभी जो झुक पाता है वो तो बच गया था, वरना उस स्टैचू की आग से निकली आग कुछ लोगों को जिंदा राख में बदल देती है, जिससे कुछ लोगों के तो सिर्फ हाथ पैर ही रह गए थे। और ये मंजर बड़ा ही खौफनाक था और अब उन लोगों को पता चल जाता है कि यहाँ आके गलती हुई है। तभी सुंग सोचता है, क्या हुआ अभी यहाँ पर, मैं यहाँ पर कैसे आ गया, क्या हम फंस गए हैं या कोई रास्ता ही नहीं है यहाँ से निकलने का, या फिर मैं मरने वाला हूँ।